नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% वार्षिक छूट देने की स्वीकृति दी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला क्षेत्र में EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि म्यांमार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बुलाए। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तोपगांव में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। भारतीय तटरक्षक बल ने दमन तट पर संकटग्रस्त नाव से 14 मछुआरों को बचाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में शक्तिशाली बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक दिवसीय 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को भी स्वीकृति दी। इससे होटल, पर्यटन तथा संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में वृद्धि का निर्णय किया गया है। और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन को देने के लिए जो इंस्टीट्यूशन हैं क्रेडिट की, चाहे वो कमर्शियल बैंक हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको भी सरकार एक हेल्प करती है, ताकि ऐसा ना हो कि वो किसानों से इंटरेस्ट बहुत कम लें और उनकी बैलेंस शीट आगे खराब हो जाए। तो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने, ताकि इसका कोई असर जो इंटरेस्ट रेट है किसानों को बैंक देते हैं या कोऑपरेटिव देते हैं उस पे ना पड़े, सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को लगभग 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ कर दिया। तो ये सब जो मेजर हैं ये दर्शाते हैं कि सरकार बहुत कंसर्न रहती है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला क्षेत्र में EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या मदनपुर खादर के कंचन कुंज क्षेत्र में मौजूदा स्थान पर ही रहें।
मंत्रालय ने कहा है कि अवैध विदेशियों को उनके संबद्ध देश वापस भेजने का मामला विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून के अनुसार अवैध विदेशी नागरिक वापस भेजे जाने तक नजरबंदी शिविर में रखे जाते हैं। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को नजरबंदी शिविर घोषित नहीं किया है और उससे कहा गया है कि वो तत्काल ऐसा करे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नई दिल्ली में कल पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने श्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अवैध रोहिंग्या देश के लिए खतरा हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो पिछली बार भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने आए बाहर, इस बार भी नहीं आएंगे तो निष्कर्ष केवल एक ही होगा, अरविंद केजरीवाल का हाथ रोहिंग्या के साथ। श्री भाटिया ने जोर दिया कि केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि म्यांमार को बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। शेख हसीना ने ये बात कल राजधानी ढाका में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट के साथ बातचीत के दौरान कही। सुश्री बैचलेट रविवार को ढाका पहुंची थी और उन्होंने म्यांमार सीमा के निकट कॉक्स बाजार जिले में रोहिंग्या शिविरों का दौरा किया था। वर्ष 2017 में विद्रोही गुट के हमले के बाद म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के कारण लगभग 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में प्रवेश कर गए थे। म्यांमार में पिछले वर्ष सैन्य नियंत्रण के बाद सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है। बांग्लादेश में फिलहाल 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देशभर से 600 अधिकारी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन तकनीक का गलत उपयोग तथा माओवादियों की चुनौती जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए मानव विवेक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों के केंद्रों की पहचान के लिए जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली का भी उद्घाटन किया। ये प्रणाली केंद्रीयकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस के सहयोग से मामलों की शीघ्र और सुगम तरीके से हल करने में सहायक होगी। प्रशासनिक सुधारों के बारे में 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन आज ईटानगर में शुरू हो रहा है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार और नागरिकों को करीब लाना है। ये सम्मेलन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी राज्यों के प्रति समर्पित है। देशभर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सरकार की नीतियों के कुशल कार्यान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से समृद्धि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि निगम को गरीबों के कल्याण के सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। हरियाणा में सूरजकुंड में कल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि कर्मचारियों के अनुकूल निगम की सेवा व्यवस्था में सुधार शुरू हो गए हैं और ये बड़े स्तर पर गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। विमानन कंपनियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री उचित ढंग से मास्क पहने और सैनिटाइज हों। निदेशालय ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। इस बारे में हवाई अड्डों, विमानों और यात्रियों के औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। निदेशालय ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे सहयोग के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% वार्षिक छूट देने की स्वीकृति दी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि म्यांमा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बुलाए। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तोप गांव में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। भारतीय तट रक्षक बल ने दमन तट पर संकटग्रस्त नाव से 14 मछुआरों को बचाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 1 दिवसीय 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। एफएम गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तोप गांव में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि ड्रोन से गोला बारूद और हथियार गिराए जाने के एक अन्य मामले में अरनिया थाने में इस वर्ष 24 फरवरी को एक मामला दर्ज किया गया था। जम्मू के एक अभियुक्त ने बताया कि पाकिस्तान का एक कैदी मोहम्मद अली हुसैन उर्फ कासिम इस मामले में शामिल रहा है। वो लश्कर तैयबा और अल बद्र आतंकी गुट से प्रमुख रूप से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि अली हुसैन ने पूछताछ के दौरान अरनिया में हथियार गिराए जाने में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और उन 2 स्थानों के बारे में बताया था जहां ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखे गए थे। बाद में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फालिया मंडल के तोप गांव से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों के पैकेट मिले। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के समुद्र में फंसी एक नौका से 14 मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया है। ये मछुआरे तुलसी देवी नामक एक नौका का इंजन खराब हो जाने के कारण फंस गए थे। तटरक्षक बल के सदस्यों ने खराब मौसम में भी बचाव अभियान चलाकर इन मछुआरों को सुरक्षित निकाला। दमन में तटरक्षक बल के वायु केंद्र के उप महानिरीक्षक और कमांडिंग अफसर SSN वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार की रात दमन के तट से लगभग 16 समुद्री मील दूर नौका का इंजन खराब हो गया था। नौका चालक दल जब इसे चलाने में नाकाम रहे तो उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल की सहायता ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पात्रुसेव से भेंट की। बैठक में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए बातचीत में सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग का मुद्दा प्रमुख रहा। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा परिषदों के बीच वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ये यात्रा यूक्रेन संकट के बीच भारत की ऊर्जा सहित रूस के साथ अनेक मुद्दों पर बातचीत के लिए आयोजित की गई। अमरीकी मीडिया की खबरों में हाल ही में कहा गया था कि रूस इस वर्ष जून में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया। भारत ने कहा है कि रूस से उसका तेल आयात उसकी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बैंकॉक में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई के साथ भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने थाईलैंड में भारत की दूत सुचित्रा दुरई और उनके दल को इस परियोजना को पूरा करने के लिए बधाई दी। विदेश मंत्री भारत थाईलैंड की 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड में हैं। इससे पहले उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रायुत चान-ओ-चान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी।
विदेश मंत्री बैंकॉक में एमरल्ड बुद्ध मंदिर भी गए। भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कल बैंकॉक में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई ने संयुक्त रूप से बैठक की सह-अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट संदेश में कहा कि सभी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा के साथ साथ रक्षा, संपर्क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर भी बातचीत की। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों ने म्यांमार के पड़ोसी होने के नाते म्यांमार की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल पौड़ी जिले के कोटद्वार में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के हित में ये योजना शुरू की है। अग्निपथ योजना प्रत्येक युवा के लिए सार्थक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का प्रदेश के युवाओं से लेकर पूर्व सैनिकों तक सभी ने समर्थन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व के 92 देशों में मंकी पॉक्स के 35,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गैब्रियेसस ने बताया कि पिछले सप्ताह लगभग 7,500 मामले आए, जो उससे पिछले सप्ताह की तुलना में 20% अधिक हैं। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के अधिकतर मामले यूरोप और अमेरिका में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 12:45 पर शुरू होगा। दोनों देशों के बीच दूसरा मैच 20 अगस्त को और तीसरा 22 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप आरंभ होने से पहले भारत की ये अंतिम द्विपक्षीय श्रृंखला है। एशिया कप इस महीने के अंत में आरंभ हो रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल शाम एक मस्जिद में हुए शक्तिशाली बम विस्फोट में कम से कम 21 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए। काबुल के खैरखाना क्षेत्र में स्थित मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान ये विस्फोट हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। मृतकों में मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं। अभी तक किसी गुट ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान के प्रवक्ता ने हमले की कड़ी निंदा की। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार प्रदान कर रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी की ओर से कही गई कहानी के माध्यम से ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित करता है। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं देश में पहले गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ झलकियां। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे देश एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पारंपरिक रूप से एक विदेशी नेता होता है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने की थी। The parade by the armed forces
at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. 2 of them were awarded posthumously. Captain Ram Raghubarane was the proud recipient of the Paramveer Chakra, the highest award for gallantry. While the parade was in progress, more than 100 aircraft of the Indian Air Force zoomed past. Flying in formation, they dipped in salute to the accompaniment of cheers from the assembled crowd. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारत की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी से आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे इस कार्यक्रम में आज सुनिए मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष अशोक गुलाटी के साथ विशेष भेंटवार्ता। उनसे बातचीत कर रहे वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। अशोक गुलाटी ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक में एक अध्याय एग्रीकल्चर गुड बट कैन बी बेटर प्रकाशित किया है। उन्होंने अपने अध्याय की विषय वस्तु और कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के सफल उपायों को साझा किया। प्रोफेसर गुलाटी जी, आपने जो ये चैप्टर लिखा है एग्रीकल्चर गुड बट कैन बी बेटर, इसमें गुजरात मॉडल को जो रेखांकित किया है उसके जो खास पहलू हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जो मोदी जी ने 13 साल गुजरात के तकरीबन चीफ मिनिस्टरशिप में काम किया, उसमें जो मुझे सबसे बड़ा काम लगा वो था कृषि में जो एक क्रांति ले आए वहां पर, क्योंकि कृषि की जो दर थी वो 13 साल में 9.2% पर एनम के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी कृषि महोत्सव जो उन्होंने शुरू किया, जो सारी एग्रीकल्चर की जो कम्युनिटी है हमारी, उन साइंटिस्ट को और कंपनीज को हर गांव में भेजा कि वहां जाके बताइए कि हमारे पास किस तरह की तकनीक है, किस तरह के सीड्स हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज है। प्रोफेसर गुलाटी, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आपने अपने चैप्टर में भी लिखा है कि उनके कार्यकाल में 3.5% की वृद्धि दर जो है वो कृषि क्षेत्र ने हासिल की है, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पहले 3.2% था। देखिए, उस चैप्टर का टाइटल यही है, गुड बट कैन बी बेटर, और वो इसीलिए रखा गया है कि जिस समय वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय जिम्मा सिर्फ एक प्रदेश का नहीं है, उनके ऊपर भार है पूरे देश का, और देश में कृषि को आगे बढ़ाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कृषि की ज्यादातर जो ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बजट होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। तो जब तक वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उठ के और वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स उठ के एक क्रांति लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पूरे देश में 4%, 5%, 6% भी अगर ले आए तो वो भी एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम हो सकता है। प्रोफेसर गुलाटी जी, आगे के लिए क्या रहा, आप बताते हैं कि जो आपने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम तो करना पड़ेगा और बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है, इसके लिए कौन से कदम आप भविष्य के लिए उचित मानते हैं? मेरे हिसाब से 2 ही कदम चाहिए। एक तो उत्पादकता बढ़नी चाहिए, और हम अभी भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उससे काफी पीछे हैं उत्पादकता में, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा, अच्छे सीड लाने पड़ेंगे, जो फर्टिलाइजेशन ठीक तरह से यूज करना पड़ेगा। ये एक चीज है जो थियोरी में तो हम आराम से कह सकते हैं और उसके लिए पॉलिसी भी बन सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना वो स्टेट की जिम्मेवारी है, और वहां पर उनके जो कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उन पे ये चलता है। तो उनके साथ मिलके अगर प्रधानमंत्री और हमारे यूनियन मिनिस्टर कृषि मंत्री वो मिलके अगर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काम करें तो उससे फायदा हो सकता है।
दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन का रूट कि हाई वैल्यू क्रॉप्स आप उगाएं, उसके लिए नीति तैयार हो और उसकी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा, तभी वो होगा। जो एक अनुसंधान है, इनोवेशन, जो मोदी जी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो ये एक नए तरीके से हम दे सकते हैं सिर्फ अपने किसानों को नहीं बल्कि दुनिया के किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जा सके। प्रोफेसर गुलाटी जी, इस कार्यक्रम में जुड़ने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष अशोक गुलाटी के साथ विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। उनसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। और अब मौसम। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में हल्की वर्षा हो सकती है। यहां तापमान अधिकतम 30 डिग्री तक होने का अनुमान है। चेन्नई और कोलकाता में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आंधी का अनुमान है। मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। गुवाहाटी, गैंगटॉक, शिलांग, आइजोल और ईटानगर, कोहिमा और इम्फाल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और नईम, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फोकस। पूर्वोत्तर में असम से सर्बानंद सोनोवाल और दक्षिण में कर्नाटक से येडियुरप्पा बोर्ड में शामिल। पहली बार इकबाल सिंह लालपुरा के रूप में संसदीय बोर्ड में सिख समुदाय को मिला प्रतिनिधित्व। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला ने केंद्र के हवाले से लिखा है, रोहिंग्या घुसपैठिए निर्वासित ही होंगे। गृह मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटों में भेजे जाने संबंधी खबरों का किया खंडन। दैनिक जागरण की खबर है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के चौथे चरण में भी तकनीकी खामी। 13 केंद्रों पर रद्द की गई परीक्षा। इन परीक्षार्थियों को 25 अगस्त को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या मामले में आतंकी का मकान कुर्क होगा, परिजन गिरफ्तार। एक और आतंकी की पहचान की, पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान जारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 5 अप्रैल के बाद सेंसेक्स फिर 60,000 के पार। कच्चे तेल के मूल्य में कमी और विदेशी निवेशकों की वापसी का असर। बिहार में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर अमर उजाला की टिप्पणी है, कोर्ट में करना था सरेंडर, शपथ लेने पहुंचे नीतीश के मंत्री। अपहरण के आरोपी कार्तिकेय को कानून मंत्री बना घिरी सरकार। राजस्थान पत्रिका ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को सुर्खी दी है, प्लास्टिक की बोतल पानी के लिए खतरनाक, तलाशे विकल्प। हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पाउच के बदले कांच की बोतलों में दूध की बिक्री पर सरकार से पूछा सवाल। और हिंदुस्तान की खबर है, देवास मल्टीमीडिया ने अमेरिका में इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स के $87,457 जब्त किए। नकदी जब्ती से देवास और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी। देवास के सह संस्थापक विश्वनाथन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% वार्षिक छूट देने की स्वीकृति दी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला क्षेत्र में EWS फ्लैट देने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि म्यांमां रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस बुलाए। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 गांव में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए। भारतीय तटरक्षक बल ने दमन तट पर संकटग्रस्त नाव से 14 मछुआरों को बचाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में शक्तिशाली बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 1 दिवसीय 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।